नमस्कार, ग्रैंड न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सीमा। चलिए अब एक नजर डाल लेते हैं आज के बुलेटिन की खास खबरों की ओर। खबरों में आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। बिलासपुर नगर निगम 1100 करोड़ का पेश कर सकता है बजट। स्मार्ट सिटी, महिला सुरक्षा और युवाओं पर आधारित होने की संभावना। अप्रैल के पहले सप्ताह पेश होने की संभावना। राजधानी में नजर आने लगा गैस किल्लत का असर। होटल ढाबे उगलने लगे हैं धुएं। सालों बाद एक बार फिर धधकते आग में तपने लगा बदन। व्यापार पर पड़ रहा बुरा असर। नाबालिग बेटी की तलाश में पिता ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा। सप्ताह भर से लापता किशोरी को नहीं ढूंढ पाई पुलिस। पिता ने सहकर्मियों पर जताई आशंका। और सड़क में कार खड़ी कर जन्मदिन मनाना पड़ा महंगा। 3 युवकों के साथ युवती मिली नशे में धुत। शिकायत पर पुलिस ने तुरंत लिया संज्ञान। चारों भेजे गए जेल। ये थी हेडलाइंस और अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर नगर निगम अप्रैल के पहले सप्ताह में अपना दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश कर सकता है। करीब 1100 करोड़ रुपए के इस संभावित बजट में केवल निर्माण कार्य ही नहीं बल्कि स्मार्ट सिटी सुविधाएं, महिला सुरक्षा और युवाओं की जरूरतों पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। जानकारी के अनुसार विद्यार्थियों के लिए शहर के अलग अलग स्थानों पर फ्री वाईफाई सुविधा शुरू करने की योजना है। छात्राओं के लिए मुफ्त सैनिटरी पैड उपलब्ध कराने का भी प्रस्ताव तैयार किया गया है। महिलाओं की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए हर जोन में पिंक टॉयलेट और पिंक गार्डन विकसित किए जा रहे हैं। शहर के सौंदर्यीकरण के लिए चौक चौराहों और डिवाइडरों पर 12 करोड़ तथा हरियाली बढ़ाने 5 करोड़ रुपए खर्च करने की तैयारी है। इसके अलावा स्मार्ट वेंडिंग जोन, फूड स्ट्रीट, सड़क और नाली निर्माण पर भी जोर दिया जा रहा है। देखिए 2026 का बजट अब नगर निगम का भी बजट होना है, जिसकी तैयारी हम लोग चालू कर दिए हैं और इस महीने के अंत तक बजट पेश करने का उम्मीद करती हूँ। बिल्कुल अभी प्लानिंग तो चल रहा है, अभी डिस्क्लोज करूँगी नहीं, लेकिन शहर के लिए अच्छा ही होगा। इस बार बजट में जो है शहर की सौगात के लिए अनेक सारी जल, बिजली, पानी, सड़क के लिए निश्चित रूप से रहेगी। बिलासपुर के नेहरू नगर स्थित अर्चना विहार में सोमवार तड़के करीब 3 बजे हुए एक भीषण गैस सिलेंडर ब्लास्ट ने पूरे शहर में दहशत फैला दी। धमाका इतना जबरदस्त था कि पीड़ित अंकुर कुमार चौबे के घर की दीवारें, दरवाजे और खिड़कियां ताश के पत्तों की तरह बिखर गईं और करीब 18 से 20 लाख रुपए का कीमती सामान, जिसमें टीवी, फ्रिज और हाल ही में हुई शादी का नया सामान शामिल था, पूरी तरह नष्ट हो गया। गनीमत रही कि कमरे में रखी एक भारी अलमारी ने धमाके की तीव्रता को रोक लिया, जिससे बगल में कमरे में सो रहे परिवार के सदस्य सुरक्षित बाहर निकल सके, वरना एक बड़ा रिहायशी हादसा हो सकता था। शहर में लगातार बढ़ रही गैस और फ्रिज ब्लास्ट की घटनाओं ने नागरिकों की चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि हाल ही में ऐसी ही एक दुर्घटना में एक महिला अपनी जान गंवा चुकी है। धमाके के बाद हर तरफ धुआं और मलबे का अंबार लग गया था, जिसे देखकर मोहल्ले के लोग भी सहम गए। ऐसे घटना ने एक बार फिर घरेलू उपकरणों के रखरखाव और सुरक्षा मानकों को लेकर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बिलासपुर के डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी के छात्र रोहित कुमार के 6 मार्च 2026 से संदिग्ध परिस्थितियों में लापता होने के मामले ने अब एक गंभीर रुख अख्तियार कर लिया है, जिसके विरोध में भारतीय मीडिया फाउंडेशन ने पुलिस प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए निष्पक्ष जांच की मांग की है। लापता छात्र का अब तक सुराग न लग पाना न केवल पुलिस की कार्यक्षमता पर प्रश्न चिन्ह लगाता है, बल्कि परिजनों और छात्र समुदाय के बीच असुरक्षा और भारी आक्रोश की भावना पैदा कर रहा है। घटना के पीछे पूर्व में हुए छात्रों के आपसी विवाद की कड़ियां जुड़ती नजर आ रही हैं, जिससे यह मामला साधारण गुमशुदगी के बजाय एक गहरी आपराधिक साजिश की ओर इशारा कर रहा है। संस्था ने पुलिस अधीक्षक को सौंपे गए ज्ञापन में स्पष्ट रूप से स्थानीय पुलिस की अब तक की कार्रवाई को निराशाजनक बताया है और मांग की है कि मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए तत्काल विशेष जांच दल
SIT का गठन किया जाए। इसके साथ ही विश्वविद्यालय परिसर के CCTV फुटेज और अन्य वैज्ञानिक साक्ष्यों को खंगालते हुए संदिग्धों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि न्याय में विलंब ना हो। संगठन ने प्रशासन को कड़ी चेतावनी दी है कि यदि जल्द ही रोहित का पता नहीं लगाया गया और दोषियों को सलाखों के पीछे नहीं भेजा गया तो वे अपने आंदोलन को और अधिक उग्र करने के लिए बाध्य होंगे। मैं आज रोहित कुमार जो कि CV रमन कॉलेज से के हॉस्टल से गायब हो गया था पिछले 6 मार्च को और अभी तक वो लापता है, उनकी कोई जानकारी हम तक नहीं मिल पा रही है। इसमें कॉलेज प्रशासन की तरफ से भी कोई सहयोग हमें नहीं मिल पा रहा है, ना ही पुलिस के द्वारा किए जाने वाले कार्यों की कोई जानकारी हमें अच्छे तरीके से मिल पा रही है। इनके परिजन भी यहाँ पिछले 6 तारीख से यहाँ पे मौजूद हैं, वो भी इधर उधर परेशान हो रहे हैं, घूम रहे हैं। तो हम इनके कार्रवाई से हमको कोई संतोषजनक उत्तर नहीं मिल पा रहा है, जिसके विरोध में आज हम ज्ञापन सौंपने आए हैं SSP ऑफिस में। और अगर इस पर कोई उचित कार्रवाई नहीं होती है तो आने वाले 6 अप्रैल को एक हम विशाल जन प्रदर्शन करेंगे और धरना प्रदर्शन करने का कार्य करेंगे। ये लेन देन का भी मामला बताते हैं पुलिस वाले कि उसके साथ लेन देन का कोई ऐसा लेन देन का मामला इसमें हमें भी बाद में जानकारी मिली है। लेन देन ऐसा है कि वो आपसी छात्र जो उनके दोस्त यार हैं कॉलेज में, तो उनको ज़रूरत पड़ती रहती है कि कुछ सामान लेना है, घर से पैसा नहीं आ पाया है, तो इस संबंध में लेन देन की जानकारी हमें भी प्राप्त हुई है। तो लाखों की लेन देन बताते हैं भैया। एक मामला और आया है इसमें, जैसे ऑनलाइन गेमिंग का मामला आया है, जिसकी जानकारी हमारे पास बाद में आई है, जिसमें ये एविटर नाम के एक गेम में खेला करता था, जिसमें कुछ बड़े राशि की लेन देन की भी जानकारी मिली है, जिस पे अभी पुलिस प्रशासन द्वारा भी कोई स्पष्टीकरण नहीं मिला है कि वो किस तरह से लेन देन हो रहा था और किस तरह से पैसे का लेन देन हुआ है। इसमें जो मुख्य जवाबदेही होती है वो कॉलेज प्रशासन की होती है। कॉलेज प्रशासन के पास में हमने उनसे ये पूछा कि जैसे बालक को आप कह रहे हैं कि मिसिंग है हॉस्टल से, तो हमने उनसे ये पूछा कि अगर हमारा बालक मिसिंग है कॉलेज से तो आप एक भी CCTV फुटेज मुझे दे दीजिए जिसमें वो कॉलेज परिसर के बाहर जाते हुए मुझे दिखे। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि बालक के साथ में कॉलेज परिसर के अंदर ही कोई अनहोनी घटना की गई है, कोई आपराधिक घटना है, किडनैपिंग है, या जैसा बता रहे हैं आप लोग कि पैसे का लेन देन हो सकता है, उस मामले में भी कोई कार्रवाई इन्होंने इंटरनल कर रखी है। ठीक, अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम राजवर्धन पांडे, जिला अध्यक्ष भारतीय मीडिया फाउंडेशन नेशनल से। बिलासपुर में कार बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां प्रार्थी सर्वेश कश्यप को अपनी ही गाड़ी बेचने के लिए लाखों रुपए का आर्थिक नुकसान और मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ रही है। सर्वेश ने अपनी मां के इलाज के लिए अपनी ग्लेंजा कार का सौदा संजय महानंद और विजय कुमार उर्फ विक्की सिदारा के साथ 5,11,000 रुपए में किया था, लेकिन आरोपियों ने छल पूर्वक केवल 60,000 रुपए का भुगतान कर गाड़ी अपने कब्जे में ले ली और शेष 4,51,000 रुपए फाइनेंस में जमा करने का झूठा झांसा दिया। प्रार्थी का आरोप है कि गाड़ी हड़पने के बाद आरोपी अपनी बात से मुकर गए और बकाया राशि मांगने पर गाली गलौज करते हुए जान से मारने की धमकी देने लगे। वर्तमान में स्थिति यह है कि कार आरोपियों के पास है, जबकि उसकी मासिक किश्तें आज भी असली मालिक सर्वेश कश्यप को ही भरनी पड़ रही है। सिटी कोतवाली थाने में शिकायत के बावजूद कोई ठोस कार्रवाई नहीं होने से हताश पीड़ित ने अब वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर न्याय की गुहार लगाई है और आरोपियों के खिलाफ सख्त वैधानिक कार्रवाई की मांग की है। सर, मेरा मकान बन रहा था, ये विक्की सिदारा करके है, इसका भाई पहले ठेकेदारी करता था, गोल्डी सिदारा। अब ये बोला अब मैं देख रहा हूँ उस काम को, तो मोहल्ले का है और सिंधी परिवार है, तो बोला अच्छे घर का होगा। मैं भरोसा करके उसको काम दिया, वो अपने बंदे लाया और काम चालू करवाया। फिर बोले मैं रायपुर से सब कुछ मंगवा दूंगा, ये कैमरा, ये गेट, ग्रिल, ये सब करके ऐसे करके फ़ोन पे में भी डलवाते गया पैसा। फिर बोले मैं ज़मीन का भी काम करता हूँ, ब्रिजमोहन भैया का नाम लेके बड़े बड़े मंत्रियों का मेरे को रायपुर ले गया और वहाँ से फ़ोन पे में पैसा डलवाया इधर इधर। उसके बाद पैसा डलवाने के बाद अचानक इसका मामला आया सिविल लाइन में, किसी लेडीज़ को ये 40-45 लाख रुपए पहना दिया। उस बीच ये अचानक भाग गया, अपना नंबर बंद कर दिया और 1-1.5 साल बाद मिलने के बाद ये फिर से आके और सुधर गया हूँ, तेरा पैसा दे रहा हूँ। मौला माता राम एडमिट थी अपोलो में, ले दे के बचाया सर। उसके बाद ये अभी दे रहा हूँ तभी दे रहा हूँ। कार को मौला भैया कार को वही दिलवाया था ग्लेंजा, ज़बरदस्ती तेरा काम हो गया, 12 लाख रुपए लिखा पढ़ी मेरे को दिया। और उसके बाद
कार को बिकवा रहा हूँ बोल के कहीं जाके रायपुर में ये गिरवी रख दिया। 60,000 मेरे अकाउंट में डला दिया। कार का नाम ग्रेंजा है और CG04 है MT 0027। आपसे कितना पैसा लिया है, क्या बोल के लिया ये था? 12 लाख तो सर मेरे को चूतिया बना के फ़ोन पे में ऐसा करके 12 लाख ये और 12 लाख की मेरी कार है जो यही दिलवाया था। पैसा लिया, बोले काम हो गया, अगले महीना पैसा तेरा दे दूंगा तो क्लीन कर देना। और उसके बाद कार को खुद ही जोत रहा था 6 महीने से। कितना पैसा दिए आप? मैं इसको सर नगद में फ़ोन पे करके 12 लाख रुपए। थाने में शिकायत किए हैं? जी सर, कोतवाली थाने में शिकायत कर चुका हूँ। पहले तो इसका और भी वारंट है बता रहे हैं। TI सर बोले शिकायत से क्या मिला आपको? कुछ लाभ नहीं हुआ सर। कितना आज समय हो गया? क्या चाहते हो अभी आप? 2 से 2.5 महीना हो गया सर। क्या चाहते क्या? सर हम लोग गरीब परिवार है सर। बैंक से लोन लिए हुए हैं 24 लाख रुपए। अब बैंक में डाले, घर चलाए कि माँ को देखे। स्थिति तो ऐसा हो गया है, घर बेचो या फांसी लगा लो। और फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे भू राजनीतिक तनाव, विशेषकर अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच बढ़ते टकराव का असर अब स्थानीय स्तर पर भी गहराने लगा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी बिलासपुर में इन दिनों कमर्शियल गैस सिलेंडरों की भारी किल्लत देखी जा रही है, जिसने शहर के होटल और ढाबा संचालकों की कमर तोड़ दी है। गैस की सप्लाई बाधित होने से हालात इतने चुनौतीपूर्ण हो गए हैं कि व्यवसायियों को अपनी रसोई चालू करने के लिए अब आधुनिक गैस बर्नर छोड़कर पारंपरिक चूल्हों का सहारा लेना पड़ रहा है। आइए देखते हैं पूरी खबर। बिलासपुर शहर के व्यावसायिक हलकों में इन दिनों गैस संकट का असर साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। जिन होटलों और ढाबों की रसोइयों में पहले आधुनिक गैस चूल्हों की नीली लौ जलती थी, वहां अब लकड़ी और कोयले के धुएं ने अपनी जगह बना ली है। हमारी टीम ने जब शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्रों और बाहरी इलाकों के ढाबों का जायजा लिया तो बेहद चौंकाने वाली तस्वीरें सामने आई। गैस की किल्लत से पार पाने के लिए ढाबा संचालकों ने अब जुगाड़ की तकनीक अपना ली है। लोहे के ड्रमों को काटकर देसी बर्नर तैयार किए जा रहे हैं और आग की लपटों को तेज करने के लिए उसमें इलेक्ट्रिक ब्लोअर या पंखे लगाए जा रहे हैं। होटल संचालकों का साफ कहना है कि उन्हें समय पर कमर्शियल सिलेंडरों की डिलीवरी नहीं मिल रही है और चूंकि वे अपना कारोबार बंद नहीं कर सकते, इसलिए मजबूरी में उन्हें इसी पुराने और श्रम साध्य तरीके से खाना बनाना पड़ रहा है। 2 तारीख से लगा रहे क्या कैसे कटवाया आपने ड्रम से? एजुकेशन वाले के यहाँ लेके गए, एक ड्रम का 2 टुकड़ा किया और होल कर उसमें लोहे की राड बिछा के जाली बना दिया, उसी में जला दिया। कितना पैसा लिया आपसे? पूरे ड्रम का कितना कॉस्ट पड़ा एक ड्रम का? ड्रम अलग से खरीदे हम 800 का और 2 भट्टी बनाने का 3000। जब उतना नहीं लगता। महंगाई भी बढ़ा दिए गए हैं मतलब अभी तत्कालीन? महंगाई बढ़ गई है, आप ये मानते हैं? अब हमको जरूरत है, अब जितना बोले हमको देना है। और सिलेंडर नहीं मिल रहा है क्या? मिला ही नहीं रहा कहीं से नहीं। खाना बना रहे हैं। मेरे यहाँ सभी महिलाएं काम करती हैं। उन लोग मेरे को बोलते हैं आंटी ये हमारी रोजी रोटी कैसे चलेगी? तो मैं बोली कि हम लोग लेडीज़ हैं, महिला हैं, हमें भगवान ने इतनी शक्ति दी है, हमारी रोजी रोटी चलेगी और हम सबको खाना खिलाएंगे। इसलिए हम 3 चूल्हे में खाना बना के सबको खिला रहे हैं। शुद्ध खाना, घर का खाना, देसी खाना। अभी गैस कब खत्म हुआ आपको? हमारे यहाँ 4-5 दिन हो गया खत्म हुआ। आपने पता किया था एजेंसी में क्या कहा? अभी तो फिलहाल मिल नहीं रहा है, इसलिए चूल्हा में बना रहे हैं खाना। अब कब तक आएगी गैस हम लोग को कुछ पता नहीं। तो ये चूल्हा जलाने से परेशानी नहीं हो रही? परेशानी हो रहा है भैया, बहुत परेशानी हो रहा है। क्या करें, तो मजबूरी में बनाना ही पड़ेगा। कितना बल्ले बल्ले होता है। कितना दिन से गैस खत्म हो गई? अभी 1 हफ्ता हो गया सर। और पता किए गैस के बारे में मार्केट? पता किए हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है गैस। गैस तो अभी कभी मिल नहीं रहा है, तो 1 हफ्ता हो गया, हमको बहुत परेशानी हो रहा है। तो हम चूल्हे से ही खाना बना रहे हैं। लकड़ी की रेट बढ़ गया है। कितना होगा? 800 रुपये में
तो लकड़ी ही जला रहे हैं। आइडिया कैसे आया चूल्हा जलाने का? इतना धुआं है और ये है शहरी क्षेत्र में, क्या निगम वाले भी परेशान हैं? हाँ, तो क्या करें, मजबूरी बंद तो कर ही सकती थी, रोजी रोटी है, इसी चलता है काम हम लोग का। कर्मचारियों तो चूल्हा ये हम लोग का आया, पुराने जैसे गाँव में करते हैं, तो गाँव से ग्रामीण से हम लोग सीखे हैं, चूल्हा जला सीखे हैं। आपको पता होगा पर्यावरण का एक आदेश आया था जिसमें भट्ठी जलाना भी बंद कर दिया गया, निगम वाले ढूंढ रहे हैं, लेकिन आपने अच्छा नवाचार किया, ये कहाँ से आपको है? अब देखिए यूट्यूब में भी सब जगह जितने भी होटल है वो लोग भी सब चूल्हा यूज़ कर रहे हैं, तो हम लोग भी वैसे यूज़ किए, देख के सीखते हैं उससे। परिचय दे देंगे। मेरा नाम अभिषेक राय है और मैनेजर की पोस्ट है। गैस की तुलना में इन पारंपरिक और जुगाड़ वाले चूल्हों पर खाना तैयार करना न केवल समय की बर्बादी है, बल्कि इससे कर्मचारियों की मेहनत भी कई गुना बढ़ गई है। कोयले और लकड़ी की आंच को नियंत्रित करना मुश्किल होता है, जिससे खाने की गुणवत्ता और समय पर डिलीवरी दोनों प्रभावित हो रही है। होटल मालिकों और कर्मचारियों का दर्द है कि इस संकट ने उनके मुनाफे को तो कम किया ही है, साथ ही धुएं के कारण स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ रहा है। संचालकों ने चेतावनी दी है कि यदि अंतर्राष्ट्रीय कारणों से उपजी यह गैस सप्लाई की समस्या जल्द सामान्य नहीं हुई तो आने वाले दिनों में स्थिति और भी भयावह हो सकती है। इसका सीधा असर खाद्य पदार्थों की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम जनता की जेब ढीली होगी। अब देखना होगा कि जिला प्रशासन इस संकट से निपटने के लिए क्या वैकल्पिक कदम उठाता है, या फिर बिलासपुर की रसोई इसी तरह जुगाड़ के भरोसे धुएं में घिरी रहेगी। ग्रैंड न्यूज के लिए कैमरामैन अमर ध्रुव के साथ पिंटू दुबे की रिपोर्ट। बिलासपुर शहर में इन दिनों वाहन चोर गिरोह की बढ़ती सक्रियता ने आम नागरिकों की नींद उड़ा दी है, जिससे पूरे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल बना हुआ है। शहर के अलग अलग हिस्सों में चोरों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वे अब भीड़ भाड़ वाले शैक्षणिक संस्थानों और रिहायशी इलाकों को भी निशाना बनाने से चूक नहीं रहे हैं। ताजा घटनाओं के क्रम में कोटा स्थित एक कॉलेज से बी फार्मेसी के छात्र की बाइक उस वक्त पार हो गई जब वो अपनी क्लास में था। सुबह खड़ी की गई बाइक शाम तक पार्किंग से नदारद मिली। चोरी का सिलसिला यही नहीं थमा। सरकंडा क्षेत्र में एक युवक जब सैलून के भीतर अपनी दाढ़ी बनवाने गया, महज उस थोड़े से अंतराल में अज्ञात चोरों ने उसकी बाइक पर हाथ साफ कर दिया। वहीं लाल खदान क्षेत्र में चोरी की एक और बड़ी वारदात सामने आई, जहां चोरों ने घर के बाहर खड़ी एक पिकअप वाहन को अपना निशाना बनाया। जिस वक्त यह घटना हुई, पीड़ित परिवार कब्रिस्तान गया हुआ था और लौटने पर उन्हें अपना वाहन गायब मिला। एक के बाद एक हो रही इन वारदातों ने न केवल पुलिस की रात्रि गश्त और सुरक्षा दावों की पोल खोल दी है, बल्कि जनता के बीच प्रशासन के प्रति भारी असंतोष और असुरक्षा का भाव भी पैदा कर दिया है। बिलासपुर के सिविल लाइन थाना अंतर्गत रिवर व्यू संडे मार्केट में उस वक्त सनसनी फैल गई जब पर्स चोरी के मामूली संदेह ने एक बड़े बवाल का रूप ले लिया। इस घटना का एक विचलित करने वाला वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें किसी का बयान तो सामने नहीं आया है, लेकिन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि कैसे दो पक्ष आपस में भिड़ गए। वीडियो में महिलाओं और पुरुषों के बीच जमकर लात घूंसे और हाथापाई हो रही है, जिससे पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई और खरीदार अपनी जान बचाकर भागते नजर आए। स्थानीय लोगों का आरोप है कि पर्याप्त सुरक्षा और पुलिस गश्त न होने की वजह से रविवार की भीड़ में अक्सर ऐसे हिंसक विवाद होते हैं। फिलहाल पुलिस इस वायरल वीडियो को संज्ञान में लेकर आरोपियों की पहचान और मामले की जांच में जुट गई है। नेहरू नगर स्थित नारायणा ई टेक्नो स्कूल के खिलाफ सोमवार को एनएसयूआई ने जोरदार प्रदर्शन किया। कलेक्टर से शिकायत के बाद कार्यकर्ता, छात्र और अभिभावक स्कूल परिसर के बाहर जुटे और प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी करते हुए घेराव किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि स्कूल प्रबंधन भारी फीस वसूली, वित्तीय अपारदर्शिता और शिक्षा नियमों की अनदेखी कर छात्रों के भविष्य से खिलवाड़ कर रहा है। उनका कहना है कि स्कूल का स्थानीय बैंक खाता नहीं है और फीस सीधे केंद्रीय खाते में जमा कराई जा रही है, जिससे धोखाधड़ी और पलायन की आशंका बढ़ रही है। एनएसयूआई ने स्कूल की मान्यता, सोसाइटी पंजीयन और लीज दस्तावेजों की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। चेतावनी दी गई है कि 10 दिनों में कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। प्रदर्शन के दौरान स्कूल परिसर के बाहर अफरा तफरी का माहौल रहा। अभी क्या है, जैसे अलग अलग विभाग हैं, डीओ कार्यालय है या कलेक्टर ऑफिस है, या अभी जैसे अमितेश जी ने बताया कि जेडी ऑफिस को भी किसी प्रकार की शिकायत भेजी गई है। तो जैसे भी जो भी विभाग जिस प्रकार की भी जांच का आदेश देता है, हम सभी जांच में सहयोग कर रहे हैं, आगे भी करेंगे। और जो भी दस्तावेज, जो भी पेपर्स, जो भी सर्टिफिकेट्स और डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करने हैं, हम कर रहे हैं और वो भी करेंगे।
तो हमें इससे कोई तकलीफ नहीं है। सर, एक के लिए एफिलिएटेड नंबर से आप सभी जगह स्कूल चला रहे हैं, ऐसा आरोप लग रहा है। जी, ये गलत आरोप है, ये सिरे से मीन्स बेबुनियाद आरोप है। किसी भी स्कूल का, हर एक स्कूल का अपना एफिलिएशन नंबर होता है, अगर वो एफिलिएशन लिया है तो। जैसे हमारा सीबीएसई एफिलिएशन नंबर 33305553 है और हमारा जो राज्य मान्यता क्रमांक है 10125 है। पिछले बार बताया जा रहा था जो बिलासपुर में एडमिशन लिए वो रायपुर के एफिलिएशन नंबर से लिए, तो उनको परीक्षा दिलाने के लिए रायपुर जाना पड़ा। ये बात भी गलत है। मैं समझता हूं कि एक बार आप उसको जरा थोड़ा बेहतर वेरीफाई करके आएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, चूंकि ये विषय जो हमारे मीडिया के अलग मतलब सेगमेंट से उन्होंने ये उठाया हुआ है और इसके ऊपर माननीय डीओ साहब ने और कलेक्टर साहब ने शायद जांच के भी आदेश दिए हैं। तो जब तक जांच पूरी नहीं हो जाती या जब तक जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती, किसी भी प्रकार की टिप्पणी करना ये सही नहीं होगा, ये जांच को प्रभावित करने जैसा होगा, इसीलिए मैं इस पे कुछ बोलना नहीं चाहता। देखिए, किसी भी स्कूल का, मैंने पहले भी कहा था और अभी भी कहता हूँ, किसी भी स्कूल का फी निर्धारण इसका गाइडलाइन बोर्ड नहीं देता है, कोई भी बोर्ड इसका गाइडलाइन नहीं देता है, क्योंकि अपने शहर में सीबीएसई से ही संबद्धता प्राप्त अलग अलग विद्यालय हैं जिनका फी स्ट्रक्चर अलग अलग है। तो किसी भी विद्यालय का जो फी होता है, जो उसका शुल्क होता है, उस विद्यालय में उपलब्ध होने वाली सुविधाएं और वहां के क्वालिटी एजुकेशन और बाकी चीजों पर आधारित होता है। और जहां तक बात है फीस का, तो कोई भी पेरेंट जब यहाँ एडमिशन लेने के लिए आते हैं तो उनको पहले फीस स्ट्रक्चर बताया जाता है, एक्सप्लेन किया जाता है और उनके फीस स्ट्रक्चर पे सहमत होने के बाद ही एडमिशन होता है। तो कोई भी स्कूल, सिर्फ नारायणा ही नहीं, कोई भी स्कूल किसी भी पालक को एडमिशन से पहले बाध्य नहीं कर सकता फीस के लिए। फीस एक्सप्लेन हम करते हैं। इन लोग अकाउंट के बारे में बोल रहे हैं, उसके लिए कुछ क्या किया जाएगा? जैसा कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी बताया कि जो सोसाइटी होती है, सोसाइटी का अकाउंट होता है और सोसाइटी के अकाउंट का ऑडिट होता है। हमारे यहाँ जो पूरी प्रक्रिया है, फाइनेंशियल प्रैक्टिसेस जो है वो कैशलेस है और पूरी तरह से पारदर्शी है। चला, लेकिन इसी के मान्यता से वो भी स्कूल चल रहा है। दूसरा, यहाँ के पेरेंट्स द्वारा पता चला कि यहाँ की जो सीधा फीस डालते हैं वो सीधा मुंबई के किसी खाते में जाता है। तो भाई, अगर आप बिलासपुर में चला रहे हो, छत्तीसगढ़ में आपका स्कूल है, तो यहाँ के किसी अकाउंट में डलवाओ ना, जिससे बाद में अगर कुछ भगते हैं तो दिक्कत मत होगी पेरेंट्स वालों को। और दूसरा चीज ये बोलते हैं कि ड्रेस भी हमसे लो, कॉपी भी हमसे लो। तो ऐसा कौन से स्कूल में वो लिखा जाता है कि ड्रेस भी हमसे लेना, कॉपी भी हमसे लेना? और ड्रेस कॉपी का रेट आप यहाँ से पूछेगा, बहुत ज्यादा कीमत में बेचते हैं। इसी के विरोध में आज हमने प्रिंसिपल से मुलाकात की है। ये सीधा सीधा कमीशन खोरी का मामला है, स्कूल के द्वारा सीधा सीधा कमीशन खोरी का ही मामला है। आप एडमिशन लो, पढ़ाई की फीस लो, लेकिन आप ड्रेस और इसका पैसा क्यों अधिक मात्रा में ले रहे हो? इसी मुद्दों को लेकर हमने प्रिंसिपल से चर्चा की। स्कूल 2 दिन का समय नहीं, अगर 2 दिन बाद हमारी मांगे पूरी नहीं होती तो उग्र आंदोलन करेंगे। इसकी पूरी जिम्मेदारी स्कूल प्रशासन की होगी। और एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी, बने रहिए ग्रैंड न्यूज नेटवर्क के साथ। जय प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, कोपा 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जय प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सरकंडा थाना क्षेत्र से एक नाबालिग बेटी के लापता होने के मामले में न्याय की उम्मीद लिए पिता ने छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय में बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका दायर की है। याचिका में बताया गया है कि 18 फरवरी 2026 की सुबह घर से शौचालय जाने की बात कहकर निकली किशोरी तब से वापस नहीं लौटी है, जिसकी शिकायत परिजनों ने सरकंडा थाने और पुलिस अधीक्षक कार्यालय में भी की थी, परंतु ठोस कार्रवाई न होने पर उन्हें न्यायालय की शरण लेनी पड़ी। पीड़ित पिता ने अपनी बेटी के अपहरण की गंभीर आशंका जताते हुए उसके साथ काम करने वाले मजदूर गोलू साहू, रिंकू साहू और एक अन्य महिला सुनीता कैवर्थ पर संदेह व्यक्त किया है, क्योंकि ये सभी लोग उसी दिन से गायब हैं और उनके मोबाइल नंबरों से भी कोई सुराग नहीं मिल पा रहा है। इस संवेदनशील मामले पर संज्ञान लेते हुए न्यायमूर्ति संजय के अग्रवाल और न्यायमूर्ति सचिन सिंह राजपूत की डिवीजन बेंच ने पुलिस प्रशासन को त्वरित और आवश्यक कार्रवाई के कड़े निर्देश दिए हैं। छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने स्थानांतरण आदेश को चुनौती देने वाले एक याचिका को खारिज करते हुए स्पष्ट किया है कि यदि किसी कर्मचारी ने अपने पूर्व के तबादले पर कोई आपत्ति दर्ज नहीं कराई थी तो वह बाद में ट्रांसफर को उसी आधार पर चुनौती नहीं दे सकता।
मामला नगर निगम चिरमिरी में पदस्थ सब इंजीनियर अशोक कुमार सिंह से जुड़ा है, जिन्हें वर्ष 2017 में चिरमिरी से नगर पंचायत लखनपुर भेजा गया था और बाद में 21 फरवरी 2022 को राज्य सरकार ने उनका तबादला लखनपुर से नगर पंचायत कसडोल, जिला बलौदाबाजार, भाटापारा कर दिया था। याचिकाकर्ता ने इस आदेश को नियमों का उल्लंघन बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी थी, जिस पर 25 फरवरी 2022 को कोर्ट ने अंतरिम राहत प्रदान की थी, जिसके चलते वे पिछले 3 वर्षों से लखनपुर में ही जमे हुए थे। मामले की अंतिम सुनवाई के दौरान न्यायमूर्ति राकेश मोहन पांडे की पीठ ने राज्य सरकार के उस तर्क को स्वीकार किया कि जब याचिकाकर्ता ने 2017 के ट्रांसफर पर कोई विरोध नहीं जताया था, तो अब नए आदेश को चुनौती देना तर्कसंगत नहीं है। कोर्ट ने याचिका को निराधार मानते हुए खारिज कर दिया और 3 साल से प्रभावी अंतरिम स्थगन आदेश को भी तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दिया, जिससे अब संबंधित कर्मचारी को नए पदस्थापना स्थल पर कार्यभार ग्रहण करना होगा। बिलासपुर के ग्राम पंचायत तुर्काडीह में स्थित माता चौराहा मंदिर के सीमांकन को लेकर सोमवार को प्रशासनिक हलचल तेज रही। बिलासपुर तहसील कार्यालय से पटवारी और राजस्व निरीक्षक की टीम मौके पर पहुंची और मंदिर परिसर की जमीन की नापजोख शुरू की। बताया जा रहा है कि मंदिर से गांव की ओर जाने वाले रास्ते को लेकर लंबे समय से ग्रामीणों और पंचायत के बीच विवाद की स्थिति बनी हुई थी। इसी विवाद के समाधान के लिए प्रशासन की मौजूदगी में सीमांकन प्रक्रिया कराई जा रही है। ग्रामीणों का कहना है कि सही सीमांकन के बाद मंदिर परिसर की वास्तविक जमीन और रास्ते की स्थिति साफ हो सकेगी, जिससे लंबे समय से चला आ रहा विवाद खत्म होने की उम्मीद है। सरपंच प्रतिनिधि के मुताबिक तहसील कार्यालय में जरूरी कागजी कार्रवाई पूरी होने के बाद यह प्रक्रिया शुरू कराई गई है, ताकि भविष्य में पंचायत यहां विकास कार्य करा सके। ये जो हमारा स्थान है, ये गांव का देव स्थल है, उसकी ज़मीन का सीमांकन हो रहा है और जहाँ तक हमारे सरपंच साहब का ऐसा सोच है कि इस ज़मीन के लिए, इस ज़मीन में आने जाने के लिए गांव वालों के लिए रास्ता नहीं है समुचित रूप से, तो वो जो रास्ता निकलवाने का इनका उद्देश्य है, इसका सीमांकन करवाने का। सीमांकन ये माता चौराहा महामाया मंदिर का सीमांकन है, जो हमारे संपूर्ण ग्रामवासियों का एक निवेदन था, एक आवेदन था, जिसमें आज आरआई और पटवारी के द्वारा सीमांकन किया जा रहा है और पूरी विधिवत से तहसील कार्यालय में आवेदन लगा के आदेश करा के सीमांकन किया जा रहा है। इसी चीज़ को क्लियर करने के लिए आज हम पूरा संपूर्ण ग्रामवासी मौके पर हैं और जैसे इसका जो नक्शा है और ये इसका रकबा है, इस नक्शे और रकबा के आधार पे हमें माता चौरा का जो एरिया है वो हमारे काबिज में चाहिए। आरपीएफ दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे द्वारा ऑपरेशन उपलब्ध और ऑपरेशन नारकोस के तहत अवैध गतिविधियों के खिलाफ निरंतर सख्त अभियान चलाया जा रहा है, जिसके सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। आरपीएफ की टीमों ने टिकट दलालों के खिलाफ विशेष मुस्तैदी दिखाते हुए बड़ी संख्या में गिरफ्तारियां की है और उनके कब्जे से लाखों रुपए के अवैध टिकट जब्त कर दलाली के नेटवर्क को ध्वस्त किया है। नशीले पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए भी प्रभावी नियंत्रण स्थापित किया गया है, जिसके तहत तस्करों पर कड़ी कार्रवाई की गई है। इसके साथ ही अवैध वेंडरों के खिलाफ अभियान को तेज करते हुए विभाग ने अनधिकृत विक्रेताओं पर कार्रवाई की और भारी जुर्माना वसूला है। और एक बार फिर से वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। जया प्राइवेट ITI NCVT से मान्यता प्राप्त एंड ISO सर्टिफाइड 10वीं पास विद्यार्थियों के लिए 2 ईयर इलेक्ट्रीशियन कोर्स, OPA 1 ईयर कोर्स, कंप्यूटर ऑपरेटिंग एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट कोर्स, बेस्ट क्लासरूम फैसिलिटी, एडमिशंस ओपन। जया प्राइवेट ITI, रिवरव्यू कॉलोनी, कोनी, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। बिलासपुर के सकरी थाना क्षेत्र में नेशनल हाईवे पर शराब पार्टी करना 4 रईसजादों को भारी पड़ गया। 22 मार्च की देर रात संबलपुरी ओवरब्रिज के बीचों बीच काले रंग की कार खड़ी कर जन्मदिन का जश्न मना रहे युवक युवतियों को पुलिस ने रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। पेट्रोलिंग टीम को सूचना मिली थी कि बीच सड़क गाड़ी खड़ी होने से यातायात बाधित हो रहा है, जिसके बाद मौके पर पहुंची पुलिस को कार के भीतर केक और खाने पीने के सामान के साथ शराब की महफिल सजी मिली। पुलिस की एल्कोमीटर जांच में निहाल शांडिल्य
अतुल वर्मा, प्रियांशु चौरसिया और अदिति भंडारी द्वारा शराब सेवन की पुष्टि हुई, जिसके बाद पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए चारों को हिरासत में लिया। आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता और मोटर व्हीकल एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के सख्त निर्देशों के बाद बिलासपुर पुलिस नशे में ड्राइविंग करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चला रही है और प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सड़क पर इस तरह की अराजकता फैलाने वालों को किसी भी सूरत में नहीं बख्शा जाएगा। असम विधानसभा चुनाव के मद्देनजर एनडीए ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है, जहां बिलासपुर सांसद और केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू गठबंधन के पक्ष में माहौल बनाने के लिए लगातार मोर्चा संभाले हुए हैं। बिजनी विधानसभा क्षेत्र में उनकी उपस्थिति ने चुनावी सरगर्मी को और तेज कर दिया है, जहां अरूप कुमार डे की नामांकन रैली एक विशाल जनसैलाब में तब्दील हो गई। जैसे ही तोखन साहू रैली स्थल पर पहुंचे, कार्यकर्ताओं ने भारत माता की जय और एनडीए जिंदाबाद के गगनभेदी नारों के साथ उनका भव्य स्वागत किया, जिससे पूरे चिराग जिले का माहौल चुनावी रंग में रंग गया। इस मौके पर मंच से पूर्व बीटीसी चीफ हग्रामा मोहिलरी ने हुंकार भरते हुए एनडीए की एकजुटता को जीत की सबसे बड़ी गारंटी बताया। रैली की खास बात बीजेपी, बीपीएफ और एजीपी के वरिष्ठ नेताओं का एक मंच पर नजर आना रहा, जिसमें अभिराम महानायक, विराज बरगामारी और सुभाष बसुमतारी जैसे दिग्गजों ने गठबंधन की मजबूती और विकास, सुरक्षा तथा स्थायी शांति के विकल्प को दोहराया। केंद्रीय मंत्री तोखन साहू जिस तरह से विभिन्न विधानसभा क्षेत्रों में सघन जन संपर्क कर रहे हैं और उन्हें जो भारी जन समर्थन मिल रहा है, उससे असम की चुनावी बिसात पर एनडीए की स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है। एक गमछा में आप सबकी ओर से मैं वेट कर रहा हूँ। ये चुनाव का जीत के लिए है। ताली बजा करके जयकारा लगाएंगे। बोलिए भारत माता की, भारत माता की। टांगुरिया जिंदाबाद। 1 लाख वोट से भी ज्यादा से जीताएंगे। एक बार ताली बजाइए जोरदार। 1 लाख से भी ज्यादा वोट से हमारी माता मुझे हमारे एनडीए के प्रत्याशी को जिता करके भेजेंगे। जब गणना होगी 9 तारीख को, जब मतदान होगा। बिलासा एयरपोर्ट से संचालित विमानों का विंटर शेड्यूल 28 मार्च को समाप्त होने जा रहा है, लेकिन अब तक एयरलाइन कंपनी अलायंस एयर ने समर शेड्यूल जारी नहीं किया है। ऐसे में शहर से संचालित उड़ानों को लेकर अनिश्चितता की एक स्थिति बन गई है। नए शेड्यूल को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी सामने नहीं आने से यात्रियों के साथ साथ शहरवासियों की चिंता भी बढ़ गई है। खासकर वे लोग जिन्होंने आने वाले दिनों में यात्रा की योजना बनाई है, वे असमंजस में हैं कि उनकी फ्लाइट जारी रहेगी या नहीं। हवाई सेवा जन संघर्ष समिति के सदस्यों का कहना है कि अलायंस एयर को जल्द इस स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए और समर शेड्यूल जारी करना चाहिए। समिति को उम्मीद है कि नए शेड्यूल में न सिर्फ वर्तमान उड़ानें जारी रहेंगी, बल्कि नए फ्लाइटों का विस्तार भी किया जाएगा। फिलहाल बिलासा एयरपोर्ट से उड़ानों की अनिश्चितता यात्रियों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है। एविएशन है, जो हवाई जहाज चलते हैं, इनका समर शेड्यूल और विंटर शेड्यूल जारी होता है। उसका मतलब है टाइम टेबल। तो जो विंटर शेड्यूल जारी हुआ था वो 27 मार्च को उसका आखिरी दिन है। 28 मार्च से समर शेड्यूल का टाइम टेबल अभी तक नहीं आया है। और अगर टाइम टेबल नहीं आएगा तो विमान कोई ऐसा नहीं है कि अचानक आज बन आया तो कहीं भी चला दो आप गाड़ी के जैसे। तो इस बात की आशंका हो रही है कि क्या कोई षड्यंत्र हो रहा है बिलासपुर के साथ, या कोई चुपके से कोई ऐसी चीज हो रही है जिसको बिलासपुर के लोगों को बताया नहीं जा रहा है। आखिर क्या बात है? अलायंस एयर को पिछले 4 साल में यहाँ पर्याप्त यात्री मिले हैं। 1.5 लाख से ज्यादा यात्री बिलासपुर से हवाई यात्रा कर चुके हैं और लगातार दिल्ली की उड़ान हो चाहे कहीं की उड़ान हो, पर्याप्त यात्री रहते हैं। तो ऐसे में क्यों ये समर शेड्यूल लागू करने में देरी हो रही है? सर आपके द्वारा देखिए, हमने तो संपर्क किया, हम अपना फर्ज निभा रहे हैं। जन संगठन के नाम से हमने उप मुख्यमंत्री अरुण साहू जी को से संपर्क किया है, तोखन साहू जी के हम ये जानकारी भेजी है और अन्य जनप्रतिनिधि अमर अग्रवाल आदि जी के भी सभी को हम बात कर रहे हैं। तो हमारा ये कहना है कि जब सब चीज सही है तो क्या कारण है जो डिले हो रहा है? आखिर कैसे अचानक एक दिन रायपुर रीवा फ्लाइट चालू हो जाती है 17 मार्च को बीच में ही? तो ये बिलासपुर के साथ में क्या छलावा हो रहा है? और अगर ऐसा कुछ हुआ कि उड़ान बंद हुई तो जाहिर बात है आंदोलन तेज होगा।
अधिकारी। अभी तो ये कहा गया जा रहा है कि 1-2 दिन में आपका आ जाएगा। मेरा ये कहना है आज 22 तारीख आ गई, आज मैं बुकिंग करने जा रहा हूं तो मेरे को टिकट नहीं मिल रहा है, मेरे गाड़ी फ्लाइट ही नहीं दिख रही है। फिर आप अचानक बोलोगे 27 तारीख को मैं खोल रहा हूं और 28 को बुकिंग करो तो फ्लाइट खाली जाएगी। लोगों को पता ही नहीं है कि है कि नहीं फ्लाइट, तो कितना डिले करेंगे आखिर इसको। तो आगे इसको क्या रणनीति बनाया जाएगा? देखिए, अगर कोई भी हमारे साथ बिलासपुर के साथ में छलावा होता है तो जाहिर बात है आंदोलन तेज होगा। देखिए, हमको तो ये लगता है कि हाँ, सरकार की नीति और नियति ही नहीं है कि बिलासपुर एयरपोर्ट पूर्ण विकसित बने, यहाँ से अन्य महानगरों की उड़ान प्रारंभ हो। जो एजेंसियां होती हैं एयरपोर्ट की, वो साल में 2 बार अपना शेड्यूल जारी करती हैं। उससे ये तय होता है कि कब कहाँ से कैसा विमान उड़ेगा, वो तय हो जाता है। पर अब 28 तारीख उसका लास्ट डेट है, अब 8 तारीख हो गई 22-23। तो मेरे को तो नहीं लगता कि सरकार इसमें बहुत गंभीर है। आज हालांकि हम लोग जब धरना प्रदर्शन आंदोलन में बैठे थे तो हमारे सुदीप श्रीवास्तव जी ने मुख्यमंत्री के सचिव से, यहाँ अरुण साहू जी से और सांसद तोखन साहू जो केंद्रीय मंत्री है, सबसे फोन में चर्चा की। सबने कहा कि हम 2-3 दिन के अंदर कोई उचित पहल करते हैं, जिससे जो भी विमान उड़ रहा है, जैसे अभी दिल्ली के लिए 3 दिन है, प्रयागराज के लिए भी कटौती करके 1 दिन कर दिया गया है, वो यथावत रहेगा और अन्य के लिए वो चर्चा करेंगे। तो जब हम लोग कोई बात करते हैं तब जाकर उन लोग जागते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे जनप्रतिनिधि में पुरुषार्थ नहीं है, नपुंसक नेतृत्व का परिणाम बिलासपुर भोग रहा है। हमारे को जो सुविधा मिलना चाहिए, रीवा से बिलासपुर की जो हवाई सेवा चालू हुई थी, जो रायपुर कर दी गई, उसको बिलासपुर होना था, क्योंकि रीवा के सर्वाधिक लोग छत्तीसगढ़ में भी कहीं रहते तो बिलासपुर में रहते, और उसको रायपुर दिया जा रहा है। तो रायपुर एक पैमाना हो गया विकास का, बाकी कहीं कोई बात नहीं हो रही है। पूरा रायपुर छत्तीसगढ़ का मेन शहर बन गया है, और बाकी जो शहर है उनमें कहीं विकास का कोई, यदि हम बात करेंगे तो कोसों दूर हम नजर नहीं आते। इस प्रकार से पश्चिम बंगाल में कलकत्ता पश्चिम बंगाल, उसी प्रकार से छत्तीसगढ़ में हो गया रायपुर मतलब छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ मतलब रायपुर। आप लोग क्या मांगे? देखिए, उन लोगों की तो मंशा है कि हम विमान उड़ाएं और संचालित करें, पर इसके लिए सरकार को पहल करना पड़ेगा। जो कुछ उसमें रहता है नियम कानून, उसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की मिली भगत से कोई काम होता है। और मैंने तो पहले कहा ना कि पुरुषार्थ विहीन नेतृत्व जो है उसका परिणाम हम भोग रहे हैं। और हमको तो अविश्वसनीय एयरपोर्ट बन गया है बिलासपुर एयरपोर्ट। कभी विमान बंद हो जाता है, कभी उड़ता ही नहीं है, और अभी तो ये लग रहा है कि कहीं ताला ना लग जाए एयरपोर्ट में। तो ये बहुत गंभीर बात है। बिलासपुर के जनप्रतिनिधियों को इसको गंभीरता से लेना चाहिए, क्योंकि ये बिलासपुर की अस्मिता और अस्तित्व की लड़ाई जो लड़ी जा रही 7 साल होने जा रहा, उसके बावजूद यदि कुछ काम नहीं हो पा रहा, तो ये तय है कि हम पुरुषार्थ भी नेतृत्व है, उसका कारण है। और मान के चलिए क्या रहेगी? देखिए, हमारा आंदोलन तो चरणबद्ध तरीके से चल रहा, आगे भी रहेगा। हम लोग आज चर्चा कुछ किए हैं, उसमें ये हुआ कि हो सकता है कि 28 के पूरे एक मानव श्रृंखला वहां पर बनाए, जहां पर इसकी बाउंड्री वॉल है एयरपोर्ट की, या एयरपोर्ट की अथॉरिटी को जाकर हम लोग ताला दें कि जब उड़ा नहीं पा रहे तो बंद कर दो भैया, इसको क्या मजाक बना के रखे हो। तो ऐसा कुछ निर्णय करेंगे तो 2-4-5 दिन में आपको निर्णय पता चल जाएगा। पर हमारा जो मूल उद्देश्य है, पूर्ण विकसित एयरपोर्ट बने, बाहर रख लो कि सीधी उड़ान प्रारंभ हो और फोर्स लाइसेंस मिले, उस उद्देश्य को लेकर जो हमारा आंदोलन चल रहा है वो चलता रहेगा। और फिलहाल आज की इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगले बुलेटिन में फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक के लिए मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।